बात मत करो, आगे ध्यान दो। कल नर्स का समीकरण हम लोग पढ़े थे, EOP बराबर E0OP माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस E OS अपॉन RS। हो गया ना? उसके बाद देखो ERP बराबर पढ़े थे E0RT प्लस RT अपॉन NF लॉग बेस E OS अपॉन RS। हो गया ना? अभी ध्यान देने वाली बात है, जहां पे बेस E था दोनों में, हमारे पास तरीका है, अगर हम बेस E को बेस 10 में बदलते हैं, अर्थात अगर लॉग बेस EX को लॉग बेस 10X लिखते हैं, चाहे कहीं भी लिखो, तो सामने 2.303 का गुणा कर देते हैं। इसको याद रखना, ऐसा ही अभी रासायनिक बल गतिकी में भी आएगा। जब वहां पे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे तो पुनः ये हमको मिलेगा और इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखो। अर्थात इस बेस E को अगर हम बेस 10 करना चाहते हैं तो इसके सामने कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो नष्ट समीकरण का एक अलग रूप हमको मिलेगा, जिसमें पहला वाला क्या होगा? EOP बराबर, पहले तो E0OP लगेगा ना, नॉट ऊपर वाला नॉट है और नीचे OP है, माइनस देखो इस बेस E को तुम बेस 10 में बदलना चाहते हो तो इसके पहले 2.303 का गुणा करना होगा, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक का पद एक ही है, इससे 2.303 एकदम बाहर चला आएगा, संख्या है ना। तो फाइनली क्या बचेगा? 2.303 RT बटे NF। उसके बाद बेस E से ये कितने में बदल जाएगा? बेस 10 में, और OS अपॉन RS। तो ऐसा भी सवाल दे दिया जाएगा तुम्हें, और प्रयोग भी हम लोग यही करते हैं सवाल लगाने के लिए। क्यों प्रयोग करते हैं जी सवाल लगाने के लिए इसको? क्योंकि जो लॉगरिथम सारणी से हमको लॉग का मान पता होता है, वो कितने बेस पे पता होता है? बेस 10 पे पता होता है, ना कि बेस E पे। याद रखते रहना। ERP का भी फॉर्मूला इसी प्रकार से बनेगा, E0RP प्लस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग बेस 10 OS अपॉन RS। ये दोनों फॉर्मूला फिर से बन गया। अब इसको लिख लो, इसमें देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या है, तब इसका एक और छोटा रूप अभी मिलेगा, क्योंकि अभी इसमें देखो R का फिक्स मान है? उसके बाद T मान लो बदल सकता है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे कर दे, मानक कर दे, तो ये भी फिक्स हो जाएगा, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे हम करेंगे नहीं। करना चाहें तो कर सकते हैं, देख लेंगे अभी जैसा भी हो। उसके बाद N का मान तो पता नहीं है, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितना त्यागेगा, पता नहीं है। यह फैराडे नियतांक है, तो नियतांक है तो ये भी पता रहेगा हमें, ठीक है। तो इसमें R का और अभी F का मान रखा जा सकता है, मानक रूप के लिए T का भी मान रखा जा सकता है, तो भी और ये हल हो जाएगा। पहले तो पता कर ले कौन कौन क्या है इसमें, तब आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको, कहां तक? ये दोनों तो नोट ही किए थे ना, यहां से नोट करना है। क्योंकि लॉग बेस EF बराबर 2.303 लॉग बेस 10X, इसलिए नष्ट समीकरण का अलग रूप रखते हैं। इन दोनों को नोट करो। है? नहीं देखो, अभी ऐसे भी नहीं बाहर आएगा वो। आने का मतलब ये, अगर ये लॉग बेस 10X है, देख रहे हो, तो अभी भी तो ये हमारा नीचे है ना, परिमाण कौन है यहाँ पे? X है। परिमाण के ऊपर जो घात लगी होगी बाहर वो आएगी, न कि बेस के बगल में जो दिख रहा है वो बाहर आएगा, वो बाहर नहीं आता। ये बेस का कोनो मतलब थोड़ी है, बेस खाली हमको यही बता रहा है कि इसके आधार पे घात लगेगी। 10 है तो 10 पे घात लगेगी, E लगा था तो E पे घात लगेगी, हो जाएगा। ये याद रखते रहना है। ये 10 से नहीं कुछ करेगा, 10 नहीं बताएगा कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा,
10 तो खाली ये बताएगा कि आधार क्या है, घात उसके ऊपर क्या लगेगी, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हम लिखें ये log बेस 10 x स्क्वायर लिखे, तब 2 आगे आ जाएगा और log बेस 10 x बचेगा। अब इस log बेस 10 x का मतलब समझते हो, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू मान लो 2 रही होती तो log बेस 10 2 है, तो ये थोड़ी ना है कि 2 आगे चला आएगा, तो आगे नहीं आएगा। log बेस 10 2 का मतलब ये जो हमारी लॉगरिथम सारणी है उसमें हमको 2 के आगे 0 के नीचे देखना पड़ेगा, तब हमको log बेस 10 2 का मान कितना मिलेगा जी, 0.3010 मिलता है। तो ये चीज को याद रखना, कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा जो रासायनिक प्रगति में हमको मिलेंगे, यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया ना। अब इनके नीचे लिखना शुरू करो, जहां समीकरण हो गया दोनों, ये चारों समीकरण याद रखना है, 2 कल वाला 2 आज वाला, नहीं याद रखोगे तुम जानोगे, हम नहीं जानेंगे कुछ। तो इसमें लिखो है, पहले लिखेंगे EOP बराबर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव, यही होगा ना। EOP बराबर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव हो गया ना। मतलब EOP किसको बताएगा, ऑक्सीकरण विभव को बताएगा, अर्थात ये किसका होगा, एनोड का कि कैथोड का, एनोड का होगा। चलो क्या लिखे, फिर E0OP बराबर E0OP, ऊपर वाला जो गोला लगा वो नॉट पर आ जाएगा और नीचे OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वाला E0OP बराबर मानक ऑक्सीकरण विभव, मतलब इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, नहीं लिखोगे तभी काम चलेगा। मानक ऑक्सीकरण विभव मानक ऑक्सीकरण विभव ये कितने पर होता है जी, और एक m सांद्रता पर। चलो ठीक, आगे उसके बाद क्या बचा है, R बराबर सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक हो गया ना। उसके बाद देखो T बराबर परमताप, T बराबर परमताप, परमताप माने तो केल्विन ताप, कोष्ठक में लिख दो केल्विन ताप। हो गया। उसके बाद लिखो मतलब N बराबर N, ऑक्सीकरण अथवा अपचयन की क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑक्सीकरण अथवा अपचयन की क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑक्सीकरण अथवा अपचयन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हो गया। हो गया। F बराबर F बराबर फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक
फैराडे नियतांक हो गया, कोष्ठक में लिख देना 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम हो गया। उसके बाद देखो और क्या बच रहा है, पहले ERP लिख लो, E0RP, तब उस पर चलते हैं। ERP बराबर नीचे लिखो, ERP बराबर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव हो गया। फिर E0RP बराबर, E0RP बराबर मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव हो गया। फिर बड़े कोष्ठक में OS बराबर, बड़े कोष्ठक में OS बराबर विलयन में ऑक्सीकृत अवस्था का सांद्रण, विलयन में ऑक्सीकृत अवस्था का सांद्रण, विलयन में ऑक्सीकृत अवस्था का सांद्रण। आते तुम लोग मंत्र पढ़ना शुरू कर दे तो भाग गया हो गया। OS बराबर विलयन में ऑक्सीकृत अवस्था का सांद्रण, और RS बराबर लिखो, RS बराबर विलयन में अपचयित अवस्था का सांद्रण, RS बराबर विलयन में अपचयित अवस्था का सांद्रण। OS है ऑक्सीकृत अवस्था और RS है अपचयित अवस्था। अब ये ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था है क्या, इसको हम लोग अभिक्रिया से समझ सकते हैं। कैसे, देखो इलेक्ट्रोड पर दो ही प्रकार की अभिक्रिया हुई थी, एक एनोड की और एक कैथोड की, जिसे नर्स ने बताया था। कौन कौन सी, पहला वाला एनोड पर हुआ क्या था, एनोड पर क्या हुआ था, धातु का धनायन। कौन जी, धातु की यम अपना आयन बना रही थी और N इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी, ठीक है, और विलयन में चली जा रही थी। ऐसा ही तो हमने पढ़ा था, जहां पे Sp अधिक था, क्षण से आयन किसमें जा रहे थे, विलयन में जा रहे थे। ये एनोड बना हुआ था, क्योंकि ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, देख रहे हो। अब इसमें दो तरफ मिला, एक ये और एक ये। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो N में चला गया। अब OS और RS पता करना है, कौन OS होगा कौन RS होगा। बता दो इसमें कौन सी ऑक्सीकृत अवस्था होगी, कौन सी अपचयित अवस्था होगी। मतलब इसमें कौन है जिसका ऑक्सीकरण हो चुका है। ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। कौन इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, अर्थात किससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यम से या यम की पावर N+ से।
m की पावर n प्लस से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, उससे निकले हैं तभी तो उस पर धनायन आया है, धनावेश आया है। अभी गधा इससे कहां निकला है? तुमको यम पकड़ा दे तो कदे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया? नहीं तो निकला बाद में तब बताओ ना। मतलब तुमको यम पकड़ा है, उसको यम की पावर n प्लस पकड़ा है, किसकी ऑक्सीकृत अवस्था है? जो यम की पावर n प्लस पकड़ा है उसकी ऑक्सीकृत अवस्था, यम वाली नहीं। ठीक है ना, याद रखे रहना। अर्थात जिस पर आवेश आ चुका है, अर्थात जिस पर धनावेश आ चुका है वो ऑक्सीकृत अवस्था होगी, और जिस पर धनावेश अभी नहीं आया है उस पर क्या होगी? अपचयित अवस्था। या सीधी सी बात समझ लो, ये कोड बताए थे तुम लोग को ऑक्सीकरण अपचयन जब पढ़ाए थे तो ऑयल और रिज। ऑयल होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस, लॉस माने खोना या निकलना, हो गया ना। और रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन, गेन माने जुड़ना। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं उसका अपचयन हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात है, ऑक्सीकरण यहां पे यम का हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण यम का हो रहा है, लेकिन ऑक्सीकृत अवस्था कौन सी है? ऑक्सीकृत अवस्था कौन सी है? यम की पावर n प्लस की बात को ध्यान से समझो। ऑक्सीकरण भले ही यम का हो रहा है, लेकिन उसकी ऑक्सीकृत अवस्था उसका इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मिलेगी ना हमको, हो जाएगा। तो सीधी सी बात समझ लो, धातु धनायन बनाती है, जो उसका धनायन होगा वो ऑक्सीकृत अवस्था होगी, और जो धातु होगी वो कौन सी अवस्था होगी? अपचयित अवस्था होगी। कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो। धातुओं के इलेक्ट्रोड में, धातुओं के इलेक्ट्रोड में धातुओं के इलेक्ट्रोड में हो गया धातु का धनायन, धातु का धनायन ऑक्सीकृत अवस्था होती है। धातुओं के इलेक्ट्रोड में धातु का धनायन, धातु का धनायन ऑक्सीकृत अवस्था होती है, ऑक्सीकृत अवस्था होती है, हो गया। जबकि जबकि धातु परमाणु, धातु परमाणु अपचयित अवस्था होती है, अपचयित अवस्था होती है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो इधर, ये धातु थी, तो धातुएं हमेशा किस अवस्था में रहती हैं? ठोस अवस्था में रहती है। और जब अपना आयन बना रही है तो कहां चली जा रही है? विलयन में चली जा रही है। अर्थात जो आयन बना उसके नीचे क्या लिख सकते हो? AQ, अर्थात एक्वा, एक्वा माने जलीय, अर्थात विलयन, हो गया। S मतलब सॉलिड, सॉलिड माने ठोस। तो अब बताओ, अब इसमें कौन सी ऑक्सीकृत अवस्था है? ये है ऑक्सीकृत अवस्था, जो धनायन बना। रट लेना, उसको नहीं समझे यहाँ पे तो ऊपर जो लिखा है वही रट लो। ऑक्सीकृत अवस्था OS है ये, और अपचयित अवस्था RS है ये, हो गया ना। यहाँ पे ए नोट कैसे छोड़ते हैं, मान लो आधात का भी बना दें तब क्या होगा, बस ऐसे ही लिखो इसको। ये हो गया धातु के बारे में। उसके बाद अधातु का पता किया जाए। अधातु का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिखते हैं धातु इलेक्ट्रोड के लिए। किसके लिए जी? धातु इलेक्ट्रोड के लिए। अगर धातु इलेक्ट्रोड है तो उसका जो धनावेशित भाग हो चाहे जिधर हो, ध्यान में रखे रहो, क्योंकि इसकी प्रक्रिया को उल्टा भी कर सकते हैं ना। इसको मिटा दे, ये प्रक्रिया हम उल्टा भी तो कर सकते हैं। m की पावर n प्लस n इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पर हो रहा था, और बाद में जाके क्या बनाएगा?
यम। तो ये कौन सी अवस्था है? ऑक्सीकृत अवस्था है। अब ये मत समझना ना कि अपचयित अवस्था इधर है तो इधर ही रहेगी। जो धनायन है चाहे जिधर हो, ऑक्सीकृत अवस्था वही होगा। तो ये ऑक्सीकृत अवस्था, और अब इधर कौन सी अवस्था आ गई? अपचयित अवस्था आ गई ना। तो बात को ध्यान से समझो। अब इसमें ओएस अगर रखना पड़ा तो हम m की पावर n प्लस को रखेंगे, और आर्यस रखना पड़ा तो किसको रखेंगे? m को रखेंगे। हो जाएगा इस प्रकार। अब क्या करेंगे? अधातु वाला देख लिया जाए। ये तो धातु के इलेक्ट्रोड के लिए हो गया, ये तो छाप ही लिए, इसको मिटा देते हैं। अधात्विक इलेक्ट्रोड के लिए, अधात्विक इलेक्ट्रोड के लिए अब बताओ, हमारे पास कोई अधातु है A, वो ग्रहण करती है n इलेक्ट्रॉन, बनाती है A की पावर n माइनस। इस प्रकार धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अब बताओ इसमें ऑक्सीकृत अवस्था कौन सी है और अपचयित अवस्था कौन सी है? यही प्रोसेस है एकदम। इसके साथ प्लस में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अलग ना, तो यह ऑक्सीकृत अवस्था है। इसमें जुड़ चुका था इसलिए अपचयित अवस्था है। इसी प्रकार इसमें A के साथ n इलेक्ट्रॉन अलग से दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑक्सीकृत अवस्था है। समझ गए? और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो अपचयन। अभी यहाँ पे लिखे अंग्रेजी में उतना बड़ा बड़ा, इतना मेहनत से लिखे थे उसको भी। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। रिडक्शन में जुड़ता है, जब किसी से जुड़ गया तो उसका अपचयन हो गया, अर्थात A का n इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद अपचयन हो गया। यहाँ अपचयन हो चुका है, तो ये कौन सी अवस्था होगी? अपचयित अवस्था होगी। जिसका अपचयन हो चुका है वो अपचयित अवस्था होगी ना। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था हो गई? अपचयित अवस्था हो गया। और इसमें अभी इलेक्ट्रॉन जुड़ा नहीं था। इलेक्ट्रॉन जुड़ता तब तो अपचयन होता, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ा था, इसलिए ये कौन सी अवस्था है? ऑक्सीकृत अवस्था। इसलिए अंतर याद रखना दोनों में। जो अधातु होगा उसमें अधातु परमाणु ऑक्सीकृत अवस्था में रहेगा, और उसका जो ऋणायन है वो किस अवस्था में रहेगा? अपचयित अवस्था में। जबकि धातु के लिए धातु का जो धनायन रहेगा वो ऑक्सीकृत अवस्था में रहेगा, और धातु परमाणु किस अवस्था में रहेगी? अपचयित अवस्था में रहेगी। यही अंतर है दोनों। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लो। ऐसे अगर इसको उल्टा लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमको। मान लो अगर A की पावर n माइनस लिख दिए, तीर के बाद क्या लिख दिए? A और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन जी? n इलेक्ट्रॉन। तब शिखर कुमार बताओ कौन सी ऑक्सीकृत अवस्था, कौन सी अपचयित अवस्था? ये अभी अपचयित अवस्था ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा, याद रखे रहना। और ऑक्सीकृत अवस्था A होगी। नोट कर लो इनको। पहले कैसे लिखोगे? एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, उसमें लिखे अभी क्या, एक मिनट रुक जाओ, उसमें OS RS लिख लिए थे ना, क्या क्या है? हाँ, तो नीचे लिख लो, नीचे विलयन में ऑक्सीकृत तथा अपचयित अवस्था ज्ञात करना, इंडिकेट हेडिंग है। विलयन में ऑक्सीकृत तथा अपचयित अवस्था ज्ञात करना। विलयन में ऑक्सीकृत तथा अपचयित अवस्था ज्ञात करना। विलयन में ऑक्सीकृत अथवा अपचयित अवस्था ज्ञात करना। हो गया ना? तो लिखो इसको। धातु के लिए, अधातु के लिए, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है।
धातुओं के धनायन ऑक्सीकृत अवस्था में होते हैं, जबकि धातुएं अपचयित अवस्था में होती हैं। ये ध्यान देना, ऑक्सीकरण और अपचयन किसी धातु या अधातु का इंडिकेशन नहीं है, बल्कि उसकी एक अवस्था का इंडिकेशन है। समझ गए? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमेशा धातुओं का ऑक्सीकरण ही होता है, धातुओं का भी अपचयन होता है। कैसे जी? अभी देखो Fe3+ आयन है, ये धातु का ही तो आयन है। अगर इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe के रूप में बदल दें तो इसका ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ? ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन? सही समझाओ हमको, ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन है? पूरा 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 बताओ, वो मत बताओ ऑक्सीकृत अवस्था है कि अपचयित अवस्था है। क्यों ऑक्सीकरण है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभिकारक की साइड में जुड़े हुए हैं। बताया ना इसको समझने का तरीका, इसको रट लो हमेशा। जब इलेक्ट्रॉन अभिकारक की साइड में जुड़े हुए हैं, पूरी प्रक्रिया ऑक्सीकरण की हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन उत्पाद की साइड में जुड़े हुए हैं, क्या कर दिए ना? कौन बोला ऑक्सीकरण? ये अपचयन करो। अभिकारक की साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो अपचयन होता है, और उत्पाद की साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। याद कर लो इसको, भूल गए तो तुम लोग भूलवा दिए। मैंने मन से बता रहा है, बीच में बोलते हैं। क्या बात? कौन सा अपचयन है? अरे अपचयन है, इधर इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है ना, तो ये अपचयन है। अब इसमें खोजो ना ऑक्सीकृत अवस्था कौन सी है, अपचयित अवस्था कौन सी है। वो अवस्था और पूरी प्रक्रिया ये अलग अलग चीज है। अवस्था का मतलब इसमें 2 अवस्थाएं मिल रही हैं, एक इधर और एक इधर, तो उसमें एक ऑक्सीकृत अवस्था हो गई, एक अपचयित अवस्था हो गई। लेकिन पूरी प्रक्रिया क्या है ये जानना अलग चीज है। उनकी अलग अलग अवस्थाओं को जानना अलग चीज है, और पूरी प्रक्रिया जानना अलग चीज है। तो ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था अलग अलग चीज है ऑक्सीकरण अपचयन से। ठीक है? जैसे हम कह दें गलन की प्रक्रिया, गलन की प्रक्रिया से हम ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलते हैं। गलन मतलब गलाना, तो गलन की प्रक्रिया से हम ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलते हैं। तो हमने ठोस को तो द्रव में बदला, ठोस को द्रव में बदला हमने। ये पूरी प्रक्रिया क्या है? गलन है। ठीक है ना? वैसे ही इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ा था तो पूरी प्रक्रिया क्या है? अपचयन है। लेकिन इसमें देखोगे तो गलन का मतलब गल के द्रव बन गया ना, तो क्या पूरा द्रव अवस्था है? नहीं, इसमें इधर की अवस्था ठोस है, इधर की अवस्था क्या है? द्रव है। देख रहे हो? वैसा ही तुम्हारा इसमें है, इधर की अवस्था अलग है और इधर की अवस्था अलग है। एक ऑक्सीकृत अवस्था है और एक अपचयित अवस्था है। हो जाएगा? तो इस प्रकार से ये अपचयन बनेगा। देखो इधर द्रव है जो गला हुआ है, इसलिए अभिक्रिया कहलाई गलन की, कहलाई। इसमें Fe जो था इसका अपचयन हो चुका है, अर्थात ये अपचयित अवस्था है। तो अपचयित अवस्था है तो अभिक्रिया कौन सी कहलाई? अपचयन की कहलाई। ठीक है? तो अवस्था और प्रक्रिया में फर्क होता है। अवस्था दोनों तरफ अलग अलग है, लेकिन प्रक्रिया पूरी मिला के एक ही है। हो गया? आप लोग तो फटाफट छापो सब। धातु वाला लिखे हो ना, जो ऊपर लिखवाए धातु वाला लिखे हो ना, उसके दूसरे पेज पे अधातु वाला लिख लो। किसी अधातु का ऋणायन, दूसरे पेज पे लिखना, किसी अधातु का ऋणायन, किसी अधातु का ऋणायन, किसी अधातु का ऋणायन अपचयित अवस्था होती है। किसी अधातु का ऋणायन अपचयित अवस्था होती है। अधातु का ऋणायन अपचयित अवस्था होती है, जबकि अधातु परमाणु ऑक्सीकृत अवस्था होती है। जबकि अधातु परमाणु ऑक्सीकृत अवस्था होती है।
एक पे याद रखना, दूसरा तो उसका उल्टा हो ही जाएगा। धातु वाले में याद रख लो कि धातु का धनायन ऑक्सीकृत अवस्था होती है, अधातु वाले में याद रख लो कि अधातु का ऋणायन कौन सी अवस्था होती है, अपचयित अवस्था होती है। अब जब तुमको इसमें धातु का धनायन ऑक्सीकृत अवस्था पता चल गया तो उसका उल्टा वो कौन सी अवस्था होगा, अपचयित अवस्था। इसमें तुम देखो, अगर अधातु का ऋणायन तुम्हें पता चल गया अपचयित अवस्था है, तो इधर कौन सी अवस्था होगी, ऑक्सीकृत अवस्था है, तो फिक्स चीज होगी। हो गया ना, तुमको पूरा रखने की जरूरत नहीं है, बस ये दो चीज रख लो कि धातु का जो धनायन होता है वो ऑक्सीकृत अवस्था होता है, और अधातु का जो ऋणायन होता है वो कौन सी अवस्था होता है, अपचयित अवस्था। तीर के बाद अपना उल्टा वाला लिख लेना, हो जाएगा। अभी इसकी जरूरत पड़ सकती है कहाँ पे, जब सवाल पूछेगा तब ईओपी निकालने के लिए, क्योंकि ईओपी पे केवल इलेक्ट्रोड बता देगा। इलेक्ट्रोड जैसे दे देगा Zn से Zn2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस, इलेक्ट्रोड के लिए ईओपी पता करो। क्या पता करो जी, ईओपी। अब Zn से Zn2 प्लस का तो पहले तुम रिएक्शन बनाओगे, Zn से उसने Zn2 प्लस बनाया होगा और कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा उसने, ठीक है ना। अब बताओ इसमें ऑक्सीकृत अवस्था कौन सी है, कौन सी होगी ऑक्सीकृत अवस्था, ये वाले रिएक्शन में बताना। ऑक्सीकृत अवस्था कौन सी होगी, इधर वाली कि इधर वाली, Zn2 प्लस होगा ऑक्सीकृत अवस्था। कौन सी अवस्था होगा जी, ऑक्सीकृत अवस्था। तो Zn कौन सी हो जाएगा, उसका उल्टा अपचयित हो जाएगा। ये चीज को याद रखो। अब जब हम रिएक्शन में अपने मतलब सूत्र में OS बट्टे RS लिखने जाएंगे ना, ध्यान देना, OS बट्टे RS लिखते समय OS की जगह पे इसकी ऑक्सीकृत अवस्था अर्थात किसको लिखेंगे, Zn2 प्लस को, और RS को क्या लिखेंगे, Zn ठोस अवस्था में होता है ना, उसका मान 1 हो जाएगा। Zn ठोस अवस्था में होता है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो Zn2 प्लस बचेगा ना, इसका सवाल में दिया रहेगा, हो जाएगा, और उसका मान रखोगे और इसके सामने log बेस 10 लगा रहेगा ना, मान रखने के बाद log बेस 10 जितना आएगा उसका लॉगरिथम सारणी से log निकाल लोगे, आंसर पता चल जाएगा तुम्हें, हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल पूछा तो ये फंसाएगा तुमको, याद रख के रहना। सवाल पूछेगा तो एक का ही नहीं पूछेगा, दोनों पूछेगा। मतलब जैसे डेनियल सेल का प्रदर्शन कर बताए थे, Zn से Zn2 प्लस, फिर लवण सेतु, और उसके बाद Cu2 प्लस से Cu बताए थे ना इसको, तो पूरा सेल ही दे देगा। इसका ईओपी निकालना होगा और इसका क्या निकालना होगा, ईआरपी, और फिर ई सेल भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ई सेल। तो ये तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि केवल फोरम पूर्ति के लिए लिखवाए हैं, मिल गया समीकरण में तो इतना छपवा दिए झूठे में। ये इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल फंसा तो 5 नंबर का सवाल ये फंसा सकता है, मतलब बड़ा वाला सवाल, याद रखे रहना। क्योंकि एक ही चीज इसमें नहीं पूछेगा, एक तो तुमसे इसमें E0OP और E0RP पूछ लेगा, और दूसरा EOP ERP पूछ लेगा, फिर ई सेल और E0 सेल पूछ लेगा, समझ गए। तो 5 चीजें पूछ सकता है, इसके 5 नंबर में ये सवाल बनेगा, बाकी चीजें होंगी कलर। ले आओ जल्दी।